ओके, तो चलिए सीसीएन ने इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर की जो सीरीज़ है हमारी, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस की, जिनमें से पहला क्वेश्चन है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पासवर्ड्स यूज्ड इन सिक्योरिंग अ सिस्को राउटर। सिस्को राउटर को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कितने तरह के पासवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक तो आपका पासवर्ड जो यूज होगा आपके कंसोल के फिजिकल एक्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो पासवर्ड कौन सा हुआ? पहला, कंसोल पासवर्ड। यू कैन सी फिजिकल टर्मिनल या कंसोल पासवर्ड। फिजिकल एक्सेस मतलब सोचिए, आपने अंदर यूज़र मोड पे पासवर्ड लगा दिया पर आपने फिजिकल एक्सेस को सिक्योर किया ही नहीं है, तो एक तरह से वो तो गड़बड़ है ना। तो सबसे पहले तो आप अपने डिवाइस की फिजिकल एक्सेस को सिक्योर करिए कि जो कंसोल केबल लगा रहा है, लगाते ही आपका पासवर्ड मांगे जैसे ही आप उसकी पुट्टी के थ्रू कंसोल या कमांड लाइन ओपन करना चाहेंगे। ओके, अब जैसे वो पासवर्ड आपने डाल दिया, फिर आप आएंगे अपने यूज़र मोड में, जो पहला मोड था। अब यूज़र मोड से इनेबल मोड या प्रिविलेज मोड में जाने के लिए भी आप पासवर्ड लगा सकते हैं। उन पासवर्ड को बोलते हैं यूज़र मोड पासवर्ड। तो दो पासवर्ड हैं आपके पास, इनेबल एंड इनेबल सीक्रेट। तो इनेबल पासवर्ड पुराने पासवर्ड्स हैं जो आपके iOS वर्जन थे 11 पॉइंट से पहले वाले, जो 12, 13, अभी जो 15 हमारे चल रहे हैं iOS के वर्जन, इनमें सब में आप यूज़ करिए इनेबल सीक्रेट। ऐसा नहीं है कि इनेबल पासवर्ड जो है आपका सपोर्टेड नहीं है, बट यस, ये पुराना पासवर्ड है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड है, इसमें बहुत कम इंक्रिप्शन कीज़ यूज़ होती है। इनेबल सीक्रेट आपका MD5 हैशिंग यूज़ करता है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है आपका। ठीक है, देन उसके बाद आपने फिजिकल लाइन सिक्योर कर ली, यूज़र मोड को सिक्योर कर दिया। आपको अब अपनी वर्चुअल लाइन, रिमोट कनेक्टिविटी को सिक्योर करना है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टेलनेट का और SSH का पासवर्ड, राइट। एंड फाइनली कुछ एक जो हमारे पुराने राउटर्स, खैर लेटेस्ट नए राउटर्स में तो आपको ये नहीं मिलता है पोर्ट, ज़्यादातर ऑक्सिलरी पोर्ट रहता है एक। मोडम लगा के आप टेलीफोन डायल, नंबर डायल करके उसके थ्रू रिमोट की कनेक्टिविटी लेते थे। खैर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने नहीं देखा है ये, बट यस थ्योरेटिकली पढ़ते हैं ऐसा। जब भी आपको अपने राउटर में कोई ऑक्सिलरी पोर्ट दिखे, उसको भी आपने कंसोल की तरह ही फिजिकल एक्सेस को सिक्योर करना है ऑक्सिलरी पासवर्ड लगाकर, राइट। तो कैसे लगाने हैं ये पासवर्ड आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस कर। टेलनेट, SSH और राउटर पासवर्ड, स्विच पासवर्ड, ये सब हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी एक्सेस्ड इन ए सिस्को राउटर्स आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। सिस्को राउटर को आइडेंटिफाई करने वाली इन्फॉर्मेशन कौन सी है? एक तो उसका होस्ट नेम है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करवा सकता है। हर एक राउटर को आप उसकी लोकेशन के हिसाब से या उसके वर्किंग के हिसाब से अलग अलग नाम दे सकते हैं, राइट। तो जैसे हमने एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखी है, हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड इम्प्लीमेंट कैंपस एरिया नेटवर्क, उसमें मैंने बहुत यहाँ पे एम्फेसाइज करके बताया है कि कैसे हर एक स्विच को नेटवर्क में एक पर्टिकुलर यूनिक नेम देना है। वो ट्रबल शूटिंग में बहुत हेल्प करता है, डॉक्यूमेंटेशन में भी, राइट। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन और क्या आइडेंटिफिकेशन के लिए, राउटर के इंटरफेसेस हैं, किस इंटरफेस पे कौन सा नेटवर्क यूज़ किया है आपने, और उस नेटवर्क में कौन सा आपने उस पर IP एड्रेस और क्या सबनेट मास्क आपने डाला है। आपने सबनेटिंग यूज़ की है या नहीं की है। अगर यूज़ की है तो FLSM यूज़ करा है या VLSM यूज़ किया है, राइट। तो ये सारी आपकी आती है आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन। ओके, देन तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिफरेंशिएट लॉजिकल टोपोलॉजी फ्रॉम फिजिकल टोपोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी है नेटवर्क में, ये देखिए डिवाइसेस कनेक्ट कर रखे हैं ना हमने इस तरह से, तो ये भी एक टोपोलॉजी है। डिवाइसेस को नेटवर्क में एक्सेसिबल बनाने के लिए कैसे एक दूसरे से कनेक्ट करते हो आप लिंक्स के थ्रू, दैट इज़ योर टोपोलॉजी। अब ये दो तरह की आती है, एक फिजिकल जो अभी दिख रहा है मुझे, ये आपका PC स्विच से कनेक्ट है और स्विच आपका राउटर से, ये सारी कनेक्टिविटी दिखाई दे रही है, ये एक फिजिकल टोपोलॉजी है। मान लो ये मेरी स्टार टोपोलॉजी है इस स्विच की अगर मैं बात करता हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि जैसा आपको नेटवर्क दिखे वैसे आपका लॉजिकल बैकएंड पे सिग्नल का फ्लो भी वैसा ही हो। लॉजिकल टोपोलॉजी बोलती है कि आपका जो फ्लो वाली टेक्नोलॉजी है वो कौन सी है, आप स्टार की यूज़ कर रहे हैं या रिंग की यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो दिखने में आपको हो सकता है फिजिकल स्ट्रक्चर आपको लगे ये स्टार है, पर एक्चुअल में वो कौन सा यूज़ कर रहा हो, रिंग। समझ पा रहे हैं? तो ये सिर्फ बताने के लिए, खैर आपको अभी रिंग के नेटवर्क होपफुली नहीं देखने को मिलेंगे, ओके। ज़्यादातर आपको स्टार के ही नेटवर्क पे काम करने को मिलेगा। बट यस, यू शुड नो कि फिजिकल टोपोलॉजी भी है और लॉजिकल टोपोलॉजी है, और दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट कॉजेज अ ट्रिगर्ड अपडेट टू रीसेट द राउटर होल्ड डाउन टाइमर। अभी हमने लास्ट वीडियो में ही जस्ट ये क्वेश्चन हमने किया है कि होल्ड डाउन टाइमर हमारा क्या काम करते हैं और कैसे ट्रिगर्ड जो अपडेट आते हैं इनको रीसेट करते हैं। ओके, तो देखिए अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि इट्स टाइम कंज्यूमिंग। अगेन वो लास्ट वीडियो आप ज़रूर एक बार रेफरेंस लेना जिसमें हमने होल्ड डाउन टाइमर का और ट्रिगर्ड अपडेट का रेलेवेंस बताया है। थोड़ा सा बस सिंपल इतना जान लीजिए कि जब भी कोई रूट आपके नेटवर्क में आपके राउटर में है उसके साथ एक होल्ड डाउन टाइमर असाइन हो जाता है, और जैसे ही मान लो वो रूट डाउन हुआ, वो पाथ डाउन होगा, तो उसका होल्ड डाउन टाइमर जैसे OSPF का 40 सेकंड था उतने टाइम वेट करेगा कि वो रूट अप आए दोबारा से। बट लेकिन अगर नहीं आता है तो जैसे ही 40 सेकंड आपके ओवर हुए राउटर डिक्लेयर कर देगा ये रूट डेड है, इसको अपनी राउटिंग टेबल से हटा दो। वो राउटर भी हटा देगा, अपने नेबर को भी अब LSS के थ्रू इन्फॉर्मेशन देगा LSS के थ्रू, और वो नेबर राउटर भी उस रूट को अपनी राउटिंग टेबल से हटा देंगे। तो ये काम आपका है होल्ड डाउन टाइमर का। ओके देन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ यू कैन असाइन अ VLAN टू अ स्विच पोर्ट। ठीक है, VLAN कैसे असाइन करनी पोर्ट्स को, या पोर्ट्स कैसे असाइन करने VLANs को, एक ही बात है। अब देखो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके पॉइंट्स के थ्रू ही समझाता हूँ ताकि मुझसे कोई छूट ना जाए। इंडिविजुअल स्विच पोर्ट्स आपके कॉन्फ़िगर करने रहते हैं कि किस पोर्ट को आपने किस VLAN में डालना है। मान लो हो सकता है कि अगर किसी स्विच में 24 पोर्ट हैं, आप सारे के सारे पोर्ट सिंगल VLAN में रखना चाहो तो हो सकता है ऐसा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर जैसे कोई स्विच खरीदते हैं आप, तो उसमें भी तो सारे स्विच के जो पोर्ट हैं वो एक ही VLAN के अंदर आते हैं, जो आपकी डिफ़ॉल्ट VLAN है VLAN 1। कैसे चेक करेंगे, आप कमांड रन करिए शो VLAN ब्रीफ। ये देखिए आपके जो पोर्ट हैं, चाहे वो गिग वाले अपलिंक के पोर्ट हों या फिर आपके FA वाले पोर्ट हों 24 के 24, किस VLAN में है, डिफ़ॉल्ट VLAN जो आपकी VLAN 1 है। अब आप इसको चेंज करना चाहें तो यस, वो एक सेपरेट प्रोसेस है, वो भी आप कर सकते हैं। हर एक पोर्ट को सेलेक्ट करिए, इंटरफेस FA 0/0 एंटर, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। जिस भी VLAN में आपको डालना है वो VLAN का नंबर आप डाल दीजिए। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 में थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ याद रखिए स्विचेज़ के अंदर, जो आपके पैकेट ट्रेसर में स्विचेज़ है उसका नहीं, मैं रियल स्विचेज़ की बात कर रहा हूँ। जब तक किसी VLAN में एटलीस्ट आप कोई सिंगल पोर्ट नहीं रखेंगे, मान लो VLAN 10 आपने बना दी और शो VLAN ब्रीफ अगर करते हैं, तो इसमें दिखाता हूँ एक बार आपको करके। मान लीजिए इस वाले स्विच में मैं एक VLAN बना दूँ VLAN 10, ओके, और अगर मैं शो VLAN ब्रीफ दोबारा रन करूं, ये देखिए 10 में आपको ना एक्टिव दिखा रहा है, पर ये एक्चुअली एक्टिव नहीं है। ये एक्टिव तभी होगी जब आप इसमें किसी पोर्ट को ऐड करवाएंगे। तो मैं मान लीजिए इंटरफेस 0/11 को इस VLAN में ऐड करवाना चाहता हूँ, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 ऐसे। अब ये एक्चुअली एक्टिव हुआ होगा आपका रियल स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम एक पोर्ट उस VLAN के अंदर ज़रूर रहना चाहिए वो VLAN एक्टिव होने के लिए। ओके, नेक्स्ट फिर आपकी बात आती है कि डायनामिक VLAN आर असाइन। अभी देखिए डायनामिक तरीके से भी आप VLANs को असाइन कर सकते हैं, पर लेकिन ये जो अभी हमने किया था ना, जो मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाई आपको, ये स्टैटिक है। मीन्स नेटवर्क एडमिन खुद इंटरफेस सेलेक्ट करेगा और बताएगा इसको किस VLAN में डालना है। पर ये काम आप डायनामिक भी कर सकते हो मैक एड्रेस के बेस पे, पर उसके लिए सेपरेटली आपको एक अलग से सर्वर एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है, VMPS VLAN मेंबरशिप पॉलिसी सर्विस। तो वो एक अलग टीडियस टास्क है। इस वाले आपके जो नेटवर्किंग ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, इसमें इसका कोई स्कोप नहीं है, और आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कोई कि यस आपने VMPS सर्वर पे काम किया है या नहीं किया, राइट। तो स्टैटिकली लेकिन आपको बहुत अच्छे से VLANs का पता रहना चाहिए। तो इस आंसर में इतना ही, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलता है कि जब आप एक राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो अगर आपको NVRAM का डाटा डिलीट करना है, राइट, आपकी स्टार्टअप कॉन्फ़िग डिलीट करनी है, तो क्या कमांड यूज़ करेंगे। देखिए फ्लैश मेमोरी का कंटेंट डिलीट करना है तो आपको कमांड में कीवर्ड यूज़ करना है डिलीट फ्लैश, एंटर करेंगे, फाइल का नाम डाल देंगे। पर आपको अगर NVRAM डिलीट करनी है तो आपको यूज़ करना है कीवर्ड इरेज, राइट। तो इरेज स्पेस NVRAM को किस नाम से डिनोट करते हैं हम, स्टार्टअप कॉन्फ़िग से। तो इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग, एंटर, आपकी NVRAM डिलीट हो चुकी होगी। इसका एक और शॉर्टकट है राइट इरेज। आप राइट इरेज सेकंड मोड में कमांड चला देंगे तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है
व्हेन कॉन्फ़िगरिंग ए राउटर यूटिलाइजिंग बोथ फिजिकल लॉजिकल इंटरफेसेस। फिजिकल इंटरफेसेस तो आपके राउटर में कौन से हैं? इंटरफेस जो आपका फास्ट इथरनेट है, गीगाबिट वाला है और सीरियल वाला है, ये सारे फिजिकल इंटरफेसेस मीन्स एक्चुअल आपको दिखते हैं, एक्चुअल आप उस पर केबल लगा सकते हैं। पर लॉजिकल मीन्स क्या हुआ? आपके लूप बैक के इंटरफेसेस, इंटरफेस लूप बैक 0 एंटर करके जो आप लूप बैक बनाते हो, एक्चुअली ये इंटरफेसेस आपके राउटर में नहीं रहते, ये सिर्फ कनेक्टिविटी के लिए, आपके रीचेबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं आप। तो व्हाट फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिटरमिनिंग द OSPF राउटर आईडी? तो OSPF में बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है राउटर आईडी का। अगर आपको इन डेप्थ इसका आपको पूरा वो चाहिए एक एक्सप्लेनेशन, तो OSPF जो सीरीज़ हमारी है प्लेलिस्ट में, उसमें एक राउटर आईडी के ऊपर स्पेशली अलग से वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। थोड़ा हिंट मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको ज़रूर बता दे रहा हूँ सारा का सारा। राउटर आईडी क्या है पहले तो ये जान लीजिए। OSPF में हर एक जो राउटर है उसको पहचानने के लिए 32 बिट के एक IP के जैसी दिखने वाली आईडी यूज़ करते हैं, जिसको आप बोलते हैं राउटर आईडी। OSPF का हर एक राउटर अपने सारे नेबर्स को जो LSAs, जो राउटिंग अपडेट्स, ट्रिगर्ड अपडेट्स भेजता है, वो राउटर आईडी का यूज़ करके ही भेजता है, राइट। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है। राउटर आईडी हर एक राउटर पे OSPF में यूनिक होनी चाहिए। अब वो चुनते कैसे, राउटर आईडी सेलेक्ट कैसे करेगा कोई राउटर? 3 पैरामीटर है। या तो आप मैनुअली OSPF में जाके कॉन्फ़िगर कर दीजिए, राउटर OSPF 10 राउटर आईडी और 1.1.1.1 कुछ भी आप डालेंगे, छोटी से छोटी वैल्यू भी वही बनेगी आपकी। राउटर इसके अलावा कोई और पैरामीटर चेक ही नहीं करेगा। दूसरा, आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर नहीं किया, पर आपने लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर करे हुए हैं और फिजिकल इंटरफेस कॉन्फ़िगर करे हुए हैं, तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी मिलती है वो लूप बैक इंटरफेस को मिलती है, राइट। मान लो आपने 2 लूप बैक इंटरफेस बनाए थे, लूप बैक 0, लूप बैक 1। लूप बैक 0 को IP दी थी 5.1 और लूप बैक 1 को IP दी थी आपने 10.1। तो जो हाईएस्ट IP होगी लूप बैक में, जैसे 10.1 थी, वो आपका बनेगा राउटर आईडी। फिर अगर आपने मैनुअल भी कॉन्फ़िगर नहीं की राउटर आईडी, कोई लूप बैक भी नहीं बना हुआ है, सिर्फ फिजिकल इंटरफेसेस है, अब उन फिजिकल इंटरफेसेस में से आपका जो भी हाईएस्ट IP होगी वो बनेगी आपकी राउटर आईडी। और एक और बात याद रखिएगा, चाहे उस इंटरफेस को आपने, मान लो FA 0/0 पे नेटवर्क चल रहा है 10.0.0.0 का, और वो नेटवर्क आपने OSPF में एडवर्टाइज ही नहीं करवा रखा, OSPF में उस नेटवर्क स्टेटमेंट को आपने इनेबल ही नहीं करवाया हुआ है, पर फिर भी वो IP आपकी 10.1 राउटर आईडी की तरह यूज़ की जा सकती है। ओके ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्विच, हब एंड राउटर? तो वैसे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे, बट इसके लिए आई वुड रेकमेंड आप नेटवर्क डिवाइसेस वाली जो हमारी वीडियो है हब स्विच एंड राउटर की, वो ज़रूर देखिए। इन डेप्थ बहुत सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको हिडन वाली जो जितनी भी अननोन फैक्ट्स थे वो सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। बट यस, कमिंग टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हब एक नेटवर्क डिवाइस है जो पुराने नेटवर्क्स में यूज़ होता था, शेयरिंग नेटवर्क्स में सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन पे काम करता था। डंप डिवाइस है, सिंगल कोलिजन डोमेन है आपका, और इसमें कोई मेमोरी नहीं है, बार बार ये ब्रॉडकास्ट करता है, राइट। स्विच आपका क्या है, लेयर, अच्छा हब लेयर 1 पे काम करता था। स्विच आपके इंटेलिजेंट डिवाइसेस है, इनके अंदर मेमोरीज है, ASIC चिप है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, इनके अंदर ये मैक एड्रेस की टेबल बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि स्विच मैक पे काम करेगा, मैक टेबल बना के रखेगा अपने टेबल मेमोरी में, और एक बार जब तक उसके पास डेस्टिनेशन मैक नहीं होगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा, जैसे ही डेस्टिनेशन का मैक उसने लर्न कर लिया वो करेगा यूनिकास्ट। तो ये इंटेलिजेंट डिवाइस है जो लेयर 2 पे काम करते हैं। यस, स्विच लेयर 3 पे भी काम कर सकते हैं, लेयर 3 स्विच या मल्टी लेयर स्विच भी उनको बोलते हैं, MLS। फिर राउटर की बात करिए। अच्छा, स्विच क्या है, सिंगल नेटवर्क क्रिएट करने का काम करते हैं, ये भी ज़रूर आपको याद रखना है। लैन के डिवाइस है स्विच आपके। राउटर वैन का डिवाइस है, लेयर 3 पे काम करेगा, IP को समझेगा। स्विच फ्रेम को समझता था, हब कुछ नहीं समझता, राउटर आपका पैकेट को समझता है जिसमें IP रहती है, राइट, सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, अलग अलग डिफरेंट नेटवर्क है, उनको कनेक्ट करवाना है, उनके बीच में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है तो राउटर यूज़ करिए, राइट। मल्टीपल इंटर नेटवर्क्स में पैकेट फॉरवर्डिंग कराने हैं, पैकेट फिल्टरिंग करवानी है तो आप राउटर यूज़ करिए। ओके, इंटरनेट आपको चलाना है तो राउटर यूज़ करिए, बिना राउटर्स के आप इंटरनेट नहीं रन कर सकते, नॉट पॉसिबल। ओके देन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50।
व्हाट इज़ द साइज ऑफ आईपी एड्रेस? तो जैसे मैंने कहा था, यस तैयार रहिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। एक और हिंट देता हूँ इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करते हुए, जब भी आईपी का साइज़ पूछेगा तो आईपी में सिर्फ IPv4 तक अपने आप को सीमित मत रखिए, IPv6 का भी उसको एड्रेस स्पेस ज़रूर बताइए। और जब भी पूछने लगे आईपी के बारे में तो थोड़ा सा, जब तक आपको वो रोके नहीं ना आंसर करते हुए, आपने बोल दिया कि सर आईपी एड्रेस 32 बिट का होता है, सो इट्स नॉट एन आंसर, सीरियसली बिलीव मी, ये बहुत अनोइंग आंसर है। आप बोलिए आईपी में जो IPv4 है वो 32 बिट का है, और आपका डॉटेड डेसिमल में इसको नोटेट किया जाता है, और IPv6 का जो एड्रेस है वो 128 बिट है, हेक्साडेसिमल है। फिर आप बताना शुरू कर सकते हैं कि IPv6 की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसमें इतने सारे एड्रेसेस हैं, IPv4 में कम एड्रेसेस थे, फला एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इस तरह से, राइट। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंशन व्हाट डज डाटा पैकेट्स कंसिस्ट ऑफ। देखिए डाटा पैकेट, पैकेट मीन्स नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए लेयर। पैकेट किस लेयर पे आते हैं? नेटवर्क लेयर पे। फिर आपको याद आना चाहिए नेटवर्क लेयर पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है। तो आपकी राउटेड प्रोटोकॉल आईपी है, तो सोर्स आईपी रहेगी और डेस्टिनेशन आईपी रहेगी पैकेट में। फिर आपकी राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी यहाँ पे काम करती है। ओके, तो इसके अंदर आपकी सारी रहेंगी इस तरह की इन्फॉर्मेशन, देख लीजिएगा ज़रा आप। तो देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, इन शॉर्ट डाटा पैकेट्स कैरी द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इन्फॉर्मेशन एंड राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर मैसेज। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक आईपी। तो ऑब्वियसली आपको अगर थोड़ा बहुत आईपी का पहले आइडिया है तो आपको पता होगा डायनामिक आईपी जो DHCP सर्वर प्रोवाइड करवाते हैं, और स्टैटिक आईपी जो आपके इंडिविजुअल नेटवर्क एडमिन हर एक डिवाइस पे जाके कॉन्फ़िगर करता है। आप थोड़ा सा ये भी बता सकते हैं इसमें कि आईपी जो स्टैटिक तरीके से कॉन्फ़िगर करते हो आप, वो स्केलेबल सोल्यूशन नहीं है। अब कुछ बंदे तो आपको स्पेशली बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है, फेसबुक आपका, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, उनमें कुछ लोग तो फिर आईपी देने का ही काम करते रहेंगे, क्योंकि इशू आता रहेगा किसी न किसी डिवाइस में। तो इसलिए आप क्या करते हो, DHCP सर्वर कॉन्फ़िगर करिए, वन टाइम एफर्ट है, आपको बस वो वाला सर्वर मेंटेन रखना, वो अपने आप से आईपी एड्रेस का काम करता रहेगा, असाइनमेंट का। ओके देन, प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज मेंशन करिए। देखिए मैं आपको जितना इस क्वेश्चन को बोलूँ ना कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है इसका आंसर, तो वो कम होगा, राइट। बहुत कम क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंस वाले हैं। रीज़न ये है कि ये आप भूल जाते हैं अक्सर, पहला तो पॉइंट ये है। दूसरा, ये कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इसलिए कि अलग अलग क्लासेस में अलग अलग रेंजेस हैं, और किसी में कहीं पे है और किसी में कुछ है। इसके लिए आपको बाकी कंसेप्ट भी याद रखने पड़ते हैं, इसलिए एक और कंफ्यूजिंग का रीज़न ये है। कैसे? आपको नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में डिफरेंस पता होना चाहिए। नेटवर्क आईडी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबनेट मास्क के बेसिस पे आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है क्लासेस के बेस पे। तो ये सारे जब आपके आईपी के फंडे क्लियर होते हैं ना, तभी आप ये आंसर कर पाते हो। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो प्राइवेट आईपी के अगर आपको बाकी सब कुछ क्लियर है तो आई होप आपके लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। क्लास ए में 10 का नेटवर्क रिजर्व्ड है पूरा का पूरा, और क्लास बी में 16 नेटवर्क हैं आपके 172.16 से लेके 31 तक, और क्लास सी में 256 नेटवर्क हैं 192.68.0 से लेके 192.68.255 तक, राइट। पहले क्लास ए में एक ही क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी आईपी एड्रेसेस मिलती है अपने को। क्लास ए में 2 की पावर 24। क्लास बी में 16 नेटवर्क क्यों है? क्योंकि इसमें आईपी कम मिलती थी, और क्लास सी में सबसे कम आईपी मिलती थी, तो उसके कंपनसेशन के लिए हमारे को नेटवर्क ज़्यादा दे दिए गए हैं। ओके देन, आप एक राउटर को कितने तरीके से एक्सेस कर सकते हैं? तो टेलनेट ले सकते हो आप रिमोटली, बट शुरू में बिल्कुल नया राउटर लिया आपको, पहली दफ़ा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो कंसोल से फिजिकल एक्सेस लेके आपको उसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट वाली करनी पड़ेगी। तब उसमें आप टेलनेट या SSH कॉन्फ़िगर कर दो, उसके बाद आप उसको बार बार फिजिकली कंसोल से एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका टेलनेट या SSH के थ्रू रिमोटली एक्सेस ले सकते हो। एक और थोड़ा अनकन्वेंशनल है फ़िलहाल आज के टाइम पे, ऑक्स एक्सेस। ये पुराने डिवाइसेस में आपको मिल सकता है अगर आपको काम करने को मिले अपने नेटवर्क में, बट यस लेटेस्ट डिवाइसेस में ऑक्स के थ्रू आपको नहीं मिलेगा, कोई ऑक्स का पोर्ट ही नहीं मिलने वाला है। ओके देन, EIGRP क्या है? तो EIGRP का एक वीडियो में इसी सीरीज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने रिप पढ़ा था ना, रिप और EIGRP में क्या डिफरेंस है। बट यस अगेन, EIGRP एक IGP है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, जो सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती है कनेक्टिविटी के लिए।
कैसे? ऑटोनोमस सिस्टम मीन्स जैसे एयरटेल है, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में फैली हो, लेकिन है तो सिंगल कंपनी ना, तो इसका अपना एक खुद का प्राइवेट नेटवर्क होगा। तो एयरटेल के इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए जो मल्टीपल ब्रांचेज हैं वहाँ पे राउटर्स होंगे, उन राउटर्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज़ करते हो दैट इज़ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। तो EIGRP और आपका OSPF ये सारी कौन सी है? आपकी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, राइट। अब EIGRP के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। फ़ायदा क्या है? ये रिप से बड़े नेटवर्क को सपोर्ट करता है। इसका जो आपका हॉप काउंट की लिमिट है वो 0 to 255, 255 256 राउटर, ये आप इतने सारी ब्रांचेस को कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक एक बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो EIGRP है इसका बेनिफिट क्या है कि ये बहुत फास्ट प्रोटोकॉल है, OSPF से भी ज़्यादा फास्ट है। और OSPF के कंपैरिजन में अगेन इसका नुकसान क्या है कि ये छोटे नेटवर्क को सपोर्ट करती है। OSPF तो लाइक कि आपके पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का भी काम कर सकता था अगर आप इसको EGP की तरह कॉन्फ़िगर करते तो। बट यस, EIGRP स्मॉलर नेटवर्क इन कंपैरिजन टू OSPF, और OSPF आपका सबसे बड़े नेटवर्क को सपोर्ट कर सकता है। ओके देन, मैट्रिक क्या है आपकी EIGRP प्रोटोकॉल की? ये मैंने आपको बताया था, K वैल्यूज़ की जो रिप था उसकी मैट्रिक थी होप काउंट, सिर्फ डिस्टेंस देखती थी। OSPF बैंडविड्थ देखता था, EIGRP बैंडविड्थ भी देखता है, डिले भी देखता है। तो ये 5 वैल्यूज़ मैंने लिखी है। तो K वैल्यूज़ अगर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारी डिटेल इसके बारे में जानने को मिल जाएगी। ओके, तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हम इंक्लूड कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।